नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th, 8th और 9th Feb 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड फ्लैश फ्लड के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा के वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। फिर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस के बारे में। और उसके बाद डिसीजन होगा असम के जीरेंगा पोथर एंड देखाई जूली टाउन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है उत्तराखंड फ्लैश फ्लड के बारे में। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली तपोवन रेनी एरिया में, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पर एक ग्लेशियर में ब्रेकअप हो गया। उस ब्रेकअप के कारण क्या हुआ, धौलीगंगा और अलकनंदा, ये दोनों रिवर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारा जो वाटर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण इन रिवर्स में फ्लड आ गई। ठीक है, ये जो फ्लड है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा हार्म इससे हो रहा है। लास्ट टाइम ऐसी ही फ्लड हमने देखी थी उत्तराखंड में 2013 में। चलिए अब थोड़े और डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर का नाम क्या है? तो नंदा देवी ग्लेशियर। जिस ग्लेशियर में ब्रेकअप हुआ है वो ग्लेशियर का नाम है नंदा देवी ग्लेशियर। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो ग्लेशियर का टुकड़ा है वो कौन सी रिवर में जाकर मिल गया है? तो ऋषि गंगा रिवर में जाकर फॉल कर गया है। ओके, अब ऋषि गंगा के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए। ऋषि गंगा जो है वो धौली गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। अभी हम डिस्कस करेंगे धौली गंगा को और डिटेल से, बस अभी इतना बेसिक सा याद रखिए कि ऋषि गंगा जो है वो धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये धौली गंगा को जाकर मीट करती है रेनी में। रेनी कहाँ है? उत्तराखंड में, वहीं पर जाकर ये उससे मीट करती है। ओके, तो ऋषि गंगा में फ्लड आई, यानी कि धौली गंगा में फ्लड आई। अब धौली गंगा जो है वो आगे जाके अलकनंदा से मिलती है। धौली गंगा में अगर फ्लड आ रही है तो अलकनंदा में भी फ्लड आई। ओके, फिर अलकनंदा आगे जाके किससे मिलती है? तो भागीरथी से मिलती है। ये सारा भी आपको डिटेल से समझ में आएगा एक एक करके, कि मैं इतनी सारी रिवर्स का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, थोड़ी देर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेशेंस बना के रखिए अभी मेरे साथ, ठीक है। इस फ्लड के कारण क्या हुआ है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जो ऋषि गंगा रिवर है जिसमें जाकर वो जो ग्लेशियर का टुकड़ा है फॉल हुआ है, उसी रिवर के ऊपर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये पावर प्रोजेक्ट भी सबमर्ज हो गया है इसी फ्लड में। उसके साथ साथ तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि धौली गंगा के ऊपर बना हुआ है, ये प्रोजेक्ट भी सबमर्ज हो गया है। ओके, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं अलकनंदा और भागीरथी रिवर्स में, जो कि किसकी वर्ज पर हैं? तो फ्लड के कारण डिस्ट्रक्शन की वर्ज पर पहुंच गए हैं। अब यहां पर जो फ्लड आई है वो फ्लैश फ्लड है। फ्लैश फ्लड होती क्या है? देखिए, सडनली अगर वाटर लेवल में राइज हो जाए, उसके कारण जो फ्लड कॉज होती है उसे हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। अगर धीरे धीरे वाटर राइज हो रहा है उसके कारण फ्लड आ रही है तो वो फ्लैश फ्लड नहीं कहलाएगी, वो नॉर्मल फ्लड कहलाएगी। लेकिन अगर सडनली वाटर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैश फ्लड बोलते हैं। ओके, ऐसा किसके कारण हुआ है? या तो एक साथ बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तब भी ऐसा देखने को मिलता है, जिसे हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, तब हमें फ्लैश फ्लड देखने को मिलती हैं। ओके, ऐसा तब भी हमें देखने को मिलता है जब क्या होता है, चोक एरियाज जो होते हैं ना वो रोक दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिवर का एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिस पैटर्न को रिवर फॉलो करती है। अगर हम कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिसके कारण रिवर का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है, सच एज हमने डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया, या फिर एक वेटलैंड हुआ करता था पहले किसी ज़माने में, लेक वगैरह हुआ करती थी, जहाँ पर क्या आता था, वाटर का जो है वो आकर ड्रेन करता था। लेकिन अब हमने क्या किया, वो लेक सूख गई, ड्राई हो गई, और हमने उसके ऊपर क्या किया, कंस्ट्रक्शन वगैरह कर दिया। उसके कारण क्या होगा, वाटर को कहीं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। उसके कारण भी फ्लैश फ्लड आ सकती हैं। चलिए, क्या क्या कॉज हो सकते हैं फ्लैश फ्लड के? तो अभी हम देख चुके, थंडरस्टॉर्म वगैरह, हरिकेन आ जाए एकदम से, बहुत ज़्यादा वाटर का फ्लो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं फ्लैश फ्लड के लिए। अब इसके बाद ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स जो हैं वो डिपॉजिट्स होते हैं आइस का। ठीक है, आइस जो होता है वो जमा होता है बहुत ज़्यादा दिनों तक, उसे हम ग्लेशियर्स बोलने लगते हैं। ये स्नो फील्ड होती है, स्नो से कवर होती हैं, और ऑलमोस्ट 10% जो लैंड सरफेस है अर्थ के ऊपर वो ग्लेशियर से ढका हुआ है। ठीक है, according to the topography and the location of the glacier, it can be characterized as mountain glacier or continental glacier.
दो प्रकार के ग्लेशियर होते हैं जो माउंटेन में पाए जाते हैं, उन्हें माउंटेन ग्लेशियर बोलते हैं। अगर कभी किसी कॉन्टिनेंट के बीच में अगर कोई ग्लेशियर है तो हम उसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलते हैं। इसके बाद फ्लड जो लेक्स वगैरह होती हैं ग्लेशियर में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लो ग्लेशियर लेक्स बोला जाता है। इसके बाद जो फ्लड हमें देखने को मिल रही हैं ग्लेशियर्स के कारण, उनके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी माना जा रहा है, वो की है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, अनइवन टाइम्स पर स्नोफॉल और रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है। विंटर्स जो है वो वार्मर है, विंटर्स वार्मर होने के कारण क्या हो रहा है, जो आइस है, स्नो है, वो मेल्ट हो रही है, जिसके कारण वाटर ज़्यादा ऐड हो रहा है रिवर्स में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण हमें फ्लड वगैरह देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर हम लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट की बात करें, यूएन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC, इसकी एक रिपोर्ट के द्वारा ये पता चला है कि ग्लेशियर रिट्रीट एंड द परमाफ्रॉस्ट थो आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन स्लोप एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ एरिया ऑफ ग्लेशियल लेक्स। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब आप कहीं पर कोट कर सकते हो इस रिपोर्ट को। इसका क्या मतलब हुआ, ग्लेशियर्स कंटिन्यूसली मेल्ट हो रहे हैं। चलिए अब एक एक करके उन रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिन रिवर्स को हम अभी डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं धौली गंगा को। धौली गंगा जो है ये ओरिजिनेट होती है वास्तुधारा तल से, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक्स है उत्तराखंड में। ठीक है, वसुधारा याद रखिएगा, कहाँ ओरिजिनेशन पॉइंट किसका है, धौली गंगा का। ठीक है, इसके बाद धौली गंगा जो है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की। ठीक है, उसके बाद धौली गंगा से आकर कौन सी रिवर मर्ज होती है, तो ऋषि गंगा, यानी कि ऋषि गंगा जो है एक ट्रिब्यूटरी है धौली गंगा की, जो कि रेनी में आकर मीट करती है धौली गंगा को। चलिए उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार से कुछ मैप आपको याद रखना है। यहां पर है यमुनोत्री, यहां पर है गंगोत्री, यहां पर केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है रिवर जिसका नाम है अलकनंदा। इसमें आकर मीट करती है हमारी धौली गंगा। जिस पॉइंट पर धौली गंगा अलकनंदा को आकर मीट करती है उसे बोला जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसके बाद अलकनंदा में एक और रिवर आकर मीट करती है जिसका नाम है नंदकिनी रिवर। नंदकिनी रिवर जहां पर जाकर अलकनंदा को मीट करती है वहां पर बनता है नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडर रिवर आकर मीट करती है अलकनंदा में, जिस जगह पर मीट करती है पिंडर रिवर वहां पर बनता है कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर यहां पर एक और ग्लेशियर है केदारनाथ। केदारनाथ से एक रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर मीट करती है अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में। ओके, अब यहां पर आपको क्या पॉइंट याद रखना है, आपको यहां पर याद रखना है कि अलकनंदा की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। अगर आपको बोला जाए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो धौली गंगा, ठीक है, नंदाकिनी रिवर, पिंडर रिवर, ये सारी रिवर्स जो हैं वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं और मंदाकिनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मंदाकिनी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की। कहां पर आकर मीट करती है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, यहां पर एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से बहुत फेमस रिवर भागीरथी रिवर निकलती है। ओके, भागीरथी रिवर जाकर अलकनंदा को मीट करती है कहां पर, देवप्रयाग में, और उसके बाद इस रिवर का नाम बन जाता है रिवर गंगा। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और यमुनोत्री से कौन सी रिवर निकलती है, तो यमुना रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में। नंदा देवी नेशनल पार्क सबसे पहले तो कहां पर सिचुएटेड है, तो ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद इसको पहले बनाया गया था एज अ नंदा देवी सेंचुरी और एक ग्लेशियल बेसिन ये हुआ करता था। ठीक है, यहां पर ऋषि गंगा फ्लो करती है इस नेशनल पार्क के पास, नंदा देवी नेशनल पार्क में। ठीक है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था एज संजय गांधी नेशनल पार्क 1982 में। आगे चल के इसका नाम को चेंज कर दिया गया नंदा देवी नेशनल पार्क के नाम से। ओके, ये जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है अंडर यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है 1988 में। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में याद रखने हैं। सबसे पहले तो कहाँ पर ये सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में आता है, उत्तराखंड में। यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो ऋषि गंगा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कब बनाया गया था,
तो इसको संजय गांधी नेशनल पार्क के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, और 1988 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आप इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरा को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं, नाम वगैरह सबके याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंपॉर्टेंट फोना की बात करें तो यहाँ पर हमें हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जो कि है उड़ीसा बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। देखिए अभी क्या हुआ है, रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने क्या कर दिया है, पंचायत पोल्स अनाउंस किए हैं 3 विलेज में, कोटिया पंचायत, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में। ठीक है, अब ये जो विलेज हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं वो कहाँ पर आती हैं, उड़ीसा में आती हैं। तो ये डिस्प्यूट अराइज हो गया दोबारा से कि आंध्र प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे पोल्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर डिस्कशन के लिए तो बहुत सारे पॉइंट हैं कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है किन किन डिस्ट्रिक्ट को लेकर, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछा जाए आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इनसे भी बड़े बड़े डिस्प्यूट स्टेट्स के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लास्ट में बस एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि कंक्लूजन की आगे क्या होना चाहिए। तो एक इंटर स्टेट डायलॉग को बनाना चाहिए, एक ट्रिब्यूनल वगैरह हो सकती है, इंटर स्टेट काउंसिल या फिर ट्रिब्यूनल इस मैटर को रिजॉल्व कर सकती है। बस इतना जानकारी आपको होना काफ़ी है। ओके, बाकी अगर किसी को पढ़ना है तो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप डिटेल में इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, लेकिन डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन। देखिए अब अगेन ये जो है ये ऑनगोइंग आर्टिकल, यानी कि इसके बारे में आर्टिकल्स आगे भी पब्लिश होंगे। आज के आर्टिकल में ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। कंटेस्ट क्या है, नीति आयोग ने क्या बोला है, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल, ये एक एनजीओ है। ठीक है, इसको बोला है कि आप एक स्टडी करिए, जिस स्टडी में आपको क्या पता लगाना है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है या फिर जुडिशरी के जो डिसीजंस होते हैं उनका इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको इस बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में स्टडी करनी है। अब यहाँ पर कौन सा जुडिशियल डिसीजन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जुडिशरी जो है अपनी रीच से बाहर जाकर कोई डिसीजन ले रही है, सच एज अल्कोहल को बैन करना, ठीक है, क्रैकर्स को बैन करना, ओके, या फिर किसी प्रोजेक्ट वगैरह को स्टॉप कर देना। ये डिसीजंस क्या है, ये डिसीजन जुडिशरी के लेने के नहीं है, ये काम किसका है, लेजिस्लेचर का काम है। अल्कोहल अगर आपने कहीं पर बैन कर दी है, क्रैकर्स बैन कर दिए हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट को एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने क्या किया, किसी प्रोजेक्ट को रोक दिया है, इसके कारण इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आएंगे उसके बारे में स्टडी करने को दिया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म सभी को पता है, जुडिशियल क्या करती है, अपने रोल को ओवर प्ले करती है। ठीक है, जो एरिया उसका नहीं है वहां पर जाकर वो काम करती है। चलिए इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर में है। इसे कट्स के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में इसे कट्स बोला जाता है। ठीक है, क्या काम करती है, सेंटर फॉर कॉम्पिटिशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन, इन सब के बारे में रिसर्च करने का काम ये करती है, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। चलिए ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह की स्टडी की जाएगी वो प्रोजेक्ट्स आपके होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर डिसीजन स्टडी की जाएगी। उन प्रोजेक्ट्स की कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए एयरपोर्ट है इन मोपा गोवा में, आयरन ओर माइन है गोवा में, और स्टेरलाइट कॉपर प्लांट है तमिलनाडु में। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टडी की जाएगी। फिर इसके बारे में इसके पहले एक और प्रीवियस स्टडी की जा चुकी है जहाँ पर क्या किया गया था, एक बैन किया गया था लिकर शॉप के ऊपर। ठीक है, आपको पता होगा 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन लगाया था जहाँ पर हाईवे से 500 मीटर्स की दूरी पर सारे लिकर शॉप्स को बैन कर दिया था। तो उसके बारे में भी स्टडी की थी कट्स ने कि इसके क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। चलिए इतना ही काम का है, अब इसके आगे जो भी रिजल्ट आएगा स्टडी के बाद जो चीज़ें पब्लिश होंगी उसको हम एक बार और देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है असम के जीरेंगा पोथर और देकालियाजुली टाउन से रिलेटेड। रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इन दोनों प्लेसेस को विजिट किया है। दोनों प्लेसेस का
इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे हिस्ट्री में। सबसे पहले तो जो जिरेंगा पोथर एरिया है, जो प्लेस है, ये कहाँ पर है? ये असम में है। और असम में ये जो प्लेस है, ये ऐसा माना जाता है यहाँ पर एक प्रिंसेस थी जोमोती, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था 17th सेंचुरी में। ठीक है, उस टाइम पर असम के ऊपर अहोम डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी प्लेस है, इस प्लेस का रिलेशन है इंडिया के क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से। क्या है पूरा कंटेस्ट, पूरी स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले पहली प्लेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है जिरेंगा पॉथर। देखिए, ये जो एरिया है, ये एक ओपन फील्ड है। कहाँ पर? शिवासागर टाउन में। ठीक है, इस एरिया के ऊपर रूल हुआ करता था अहोम डायनेस्टी का। ठीक है, अहोम डायनेस्टी में ही एक प्रिंसेस हुआ करती थी जिनका नाम है जोमोती। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, उस टाइम पर प्रिंस होते हैं जिनका नाम था गोदापानी, जो कि हस्बैंड थे जोमती के। वॉर वगैरह चलती है और जो अहोम किंगडम है उसके ऊपर अटैक होता है एनिमीज का। उसमें क्या होता है, ये जो किंग होते हैं वहाँ के, जो प्रिंस होते हैं जोदापनी, वो वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है ना, वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जोमती जो हैं वो पकड़ा जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब जोमती से इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि आप अपने हस्बैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन बताइए कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन जोमती जो है सारे टॉर्चर वगैरह को सहन करती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताती हैं कहीं पर भी। उसके बाद जो उनके हस्बैंड है वो वापस आते हैं आर्मी वगैरह लेकर और उस वॉर को जीतते हैं और दोबारा से किंग बन जाते हैं उस पूरे एरिया के, और एक स्टेबल और पीसफुल असम को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, इसी कारण इन्हीं के नाम पर उस प्लेस को रख दिया जाता है जहाँ पर उनको टॉर्चर किया गया था जोमती को। उस प्लेस का नाम था जिरेंगा पोथर एरिया। ठीक है, इस प्लेस का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, एज सच तो इस एरिया का सिग्निफिकेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पर। बट स्टिल इसके आसपास वाले जो एरियाज़ हैं उनको प्रिजर्वेशन मिला हुआ है। नापुखरी टांक है और पोहूगढ़ है, ये एरियाज़ ऐसे हैं जिनको प्रोटेक्शन दिया गया है आर्कियोलॉजिकल साइट्स के तौर पर। यहाँ पर जो सागर टेम्प भी है जिसको अहोम किंगडम ने बनाया था, उसके साथ साथ विष्णु दोल टेम्पल है जिसको बनाने किसने बनाया था उन्हें? तो रुद्र सिंह 1697 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो टाउन है जिसका नाम था देखई जूली टाउन, इस टाउन का जो रिलेशन है वो किससे? क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो आपको पता होगा 20 सितंबर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब पूरी इंडिया में चल रहा था, तब यहाँ पर क्या हुआ था, एक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, एक क्या होता था कि मार्च वगैरह निकाली जाती थी वुमेन्स और चिल्ड्रंस के द्वारा। उसे क्या बोला जाता था? मृत्यु वाहिनी और डेथ स्क्वाड। ठीक है, ये स्क्वाड वगैरह मूव करती थी, मार्च वगैरह निकालती थी और ये प्रोटेस्ट वगैरह करती थी। तो ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में क्या होता है, जो पुलिसमैन होते हैं वो फायर कर देते हैं मृत्यु वाहिनी के ऊपर, और इसमें 15 पीपल जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। और उसी में शामिल होते हैं 12 ईयर ओल्ड तिलेश्वरी बरुआ। अब तिलेश्वरी बरुआ जो हैं वो यंगेस्ट मार्टर माने जाते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। ओके, इसी कारण इस प्लेस का सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यही वो जगह है जहाँ पर तिलेश्वर बरुआ ने अपना सेक्रीफाइस दिया था। ओके, सो दैट वाज दी लेक्चर गाइज। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।